नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम दुनिया भर की सभी महिलाओं को सलाम करते हैं और इस मौके पर महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने डीएनए के लोगो में आज खास बदलाव किया है। ये बदलाव आज दुनिया भर की महिलाओं को समर्पित है। जिस खतरे के प्रति हमने आपको 3 साल पहले आगाह किया था, आखिरकार वही हुआ। आईएसआईएस ने 3 साल पहले भारत को इराक और सीरिया जैसा बनाने की योजना तैयार की थी और अब इस खतरनाक प्लान पर काम शुरू हो गया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में एक ट्रेन में ब्लास्ट होना और फिर उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी का एनकाउंटर, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं। इन दोनों ही घटनाओं का संबंध आईएसआईएस से है। लखनऊ में मारे गए आतंकवादी को सीधे आईएसआईएस से कोई निर्देश मिले थे या नहीं, ये अभी तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित जरूर था। बड़ी बात यह है कि भारत में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने अपना ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले आईएसआईएस को लेकर एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस खबर में यह भी कहा गया था कि बगदादी ने अपनी हार कबूल करते हुए एक फेयरवेल स्पीच दी है और आतंकवादियों से कहा है कि वो जिन देशों से आए हैं अब वो वापस अपने अपने देश चले जाएं या फिर खुद को बम से उड़ा लें। तब एक बार के लिए लोगों को ऐसा लगा था कि आईएसआईएस का खतरा अब टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईएसआईएस का प्लान जरा दूसरी किस्म का है। लखनऊ में आईएसआईएस से प्रभावित आतंकी का मारा जाना इस बात का सबूत है कि आईएसआईएस ने दुनिया के दूसरे देशों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलना शुरू कर दिया है। लोगों के मन में आतंकवादी भावनाएं भड़काने के लिए आईएसआईएस ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे युवा डिस्टेंस लर्निंग यानी पत्राचार से कोर्स करते हैं और उन्हें स्टडी मटेरियल भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह आईएसआईएस भी आतंकवाद का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स युवाओं को करवा रहा है। पहले सेमेस्टर में वो विचारधारा में जहर भरता है, दूसरे सेमेस्टर में बॉम्ब बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं और फिर कोर्स खत्म होते ही एक युवा आतंकवादी बन जाता है। आज हम इस खतरनाक ट्रेंड का भी एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारे देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझने की एक बहुत गलत परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले बहुत सारे नेताओं और पार्टियों का भविष्य मुसलमानों के वोट से तय होता है, मुसलमानों के वोट बैंक पर आधारित है। लेकिन अब खबर यह है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक 2050 तक भारत में 30 करोड़ मुसलमान होंगे। इसका एक मतलब यह है कि पिछले 70 वर्षों से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति आगे भी खत्म नहीं होने वाली है और इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि भारत के मुसलमान दुनिया के कई देशों में कट्टर और भटके हुए मुसलमानों को अपनी उदारता से नया रास्ता दिखाएंगे। यह डीएनए टेस्ट आपको दुनिया की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में नई संभावनाओं के दर्शन करवाएगा। और आज हम अरविंद केजरीवाल के गुस्से और उनकी अमर्यादित भाषा का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लखनऊ में हुए आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से मामले की एफआईआर की कॉपी मांगी है। यूपी पुलिस का कहना है कि सैफुल्लाह सीधे तौर पर आईएसआईएस से नहीं जुड़ा था, वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस से प्रभावित होकर आतंकवादी बन गया। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि मारे गए सैफुल्लाह और पकड़े गए 3 आतंकियों के आईएसआईएस से संबंध के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि वो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, इरादे खतरनाक थे। उनमें से एक मैकेनिक था, इंटरनेट के जरिए उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी थी और फिर धीरे धीरे उसको कैसे इस्तेमाल करके आतंकी घटना को, वारदात को अंजाम देना है, ये सुनिश्चित किया था। यूपी पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के ठिकाने से हथियार और आईएसआईएस की सामग्री के अलावा 3 पासपोर्ट और विदेशी करेंसी मिली है। वहीं कानपुर से गिरफ्तार फैजल नाम के आरोपी के मोबाइल से भी आईएसआईएस की प्रचार सामग्री मिली है जो कई लोगों को भेजी गई थी। इसी बीच एमपी से गिरफ्तार 3 संदिग्धों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
लखनऊ में मारे गए संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला का संबंध आईएसआई से जोड़े जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने कहा है कि सैफुल्ला को आईएसआई आतंकी बताए जाने के पीछे राजनीति है। ये इलेक्शन के ईव में ये जो प्रस्ताव आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, एक कम्युनल डिवाइड के लिए उन्होंने किया है। बीजेपी ने पूछा है कि आतंकी हमले में आईएसआई का नाम आने से कांग्रेस क्यों परेशान है। दुर्भाग्य है कि इस देश की फोर्सेस का मोरल डाउन करना, कांग्रेस ये वचन बोलती है, मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कांग्रेस नेता पीसी चाको का बयान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आतंकी सैफुल्ला का संबंध आईएसआई से है। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लखनऊ में एनकाउंटर में मारे गए सैफुल्ला के पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला के पिता ने कहा है कि उसके बेटे ने देश विरोधी काम किया, इसीलिए वो उसके शव को सुपुर्द खाक नहीं करेंगे। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। सैफुल्ला के परिवार के मुताबिक वो बीते 2.5 महीने से उनके संपर्क में नहीं था। परिवार ने भी उससे पूरी तरह से संबंध तोड़ लिए थे। सैफुल्ला के भाई को खबर मिली थी कि वो विदेश भी जाने की तैयारी में था। यहाँ पे उनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये हुआ कि क्या कहते हैं, हम बाहर जाएंगे, काम करेंगे, थोड़ा पैसा सा मिलेगा तो हम अपना सऊदी से कमा के आएंगे तो यहाँ अपना चमड़े काम करेंगे। एनआईए की जयपुर स्पेशल कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ 3 लोगों देवेंद्र गुप्ता, भावेश और सुनील जोशी को दोषी ठहराया है। इन्हें 16 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। सुनील जोशी की पहले ही हत्या हो चुकी है। अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए थे। धमाके में 15 लोग घायल भी हुए थे। असीमानंद, देवेंद्र, लोकेश शर्मा, मुकेश, चंद्रशेखर, मेहुल, इनको सबको बरी किया। 7 मुल्जिमान को बरी किया गया है। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि हिंदू आतंकवाद एक षड्यंत्र था, जिसमें यूपीए, सोनिया जी और सरकार शामिल थी और एक फेयर ट्रायल के आधार पर यह निर्णय हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने 2002 में अमरनाथ यात्रा और जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अजमेर दरगाह और हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ब्लास्ट की साजिश रची थी। केस में 184 बयान दर्ज हुए थे, जिसमें से 26 गवाह जांच एजेंसी पर धमकाने का आरोप लगाकर बयानों से मुकर गए थे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में लखनऊ एनकाउंटर और एमपी के पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट पर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एमपी और यूपी सरकार से दोनों घटनाओं पर एफआईआर की कॉपी मांगी है। सरकार को सत्र में संशोधित जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष ने उसे कई दूसरे मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रखी है। अमेरिका में हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, दूसरा आईएसआईएस का मुद्दा भी जो है कल और आज लखनऊ में चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहते हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर में प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और विशेष पूजा भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी थे। भगवान सोमनाथ की पूजा के बाद पीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 402 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। आज आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक इन सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने वोट डाले। यूपी में अलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर कल वोट पड़ेंगे। यहाँ उम्मीदवारों की मौत की वजह से मतदान टल गया था। आज मणिपुर के आखिरी चरण के लिए 22 सीटों के लिए वोट डाले गए। यहाँ पर 86% वोटिंग हुई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पुलिस ने एक घर के टॉयलेट से 100 देसी बम बरामद किए। जिस घर से बम मिले हैं वो घर बीजेपी के एक कार्यकर्ता का है। पुलिस की छापेमारी के दौरान वो भी घर में मौजूद था। पुलिस को बमों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। इन बमों को नायलॉन के बैग में रखकर सावधानी से टॉयलेट में छिपाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट भाषण पढ़ा। इस साल किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं है, कोई टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया है। स्वास्थ्य के लिए बजट में 5,736 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वित्त मंत्री सिसोदिया ने बजट भाषण में दिल्ली को स्लम फ्री करने का वादा किया। साथ ही दिल्ली को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए इस साल 5,000 और टॉयलेट बनाने का ऐलान भी किया। दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि फिल्मों की शूटिंग आसानी से हो सके। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निर्धारित 25% कोटे पर दाखिला देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हमने हर संभव उपाय किए हैं। इसके लिए दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।